पंचायत वाले लौकी के अलावा और भी कुछ खाते हैं? लौकी खाते हैं, लौकी बजाते हैं। प्रधान जी को गोली किसने मारी? लास्ट जो एंड में उन्होंने छोड़ा था, उसी से आगे आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ आप मेरे से पूछ लो तो टीवीएफ वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। हेडलाइन की जगह मेरा हेड फूट जाएगा तो इसीलिए एक काम। अच्छा, कुछ यही बता दीजिए कि अगला सीजन हम कब देखेंगे हाँ, पंचायत? ये नहीं, इसको भी नहीं मैं बता पाऊंगा। कोई तो सर ऐसे दोस्त होंगे आपके जो शायद आज बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया होगा। आशीष विद्यार्थी, पीयूष भाई, पीयूष मिश्रा, अपने मनोज वाजपेयी जी, गजराज राव, ये सब लोग एक टाइम था जब थिएटर मैंने स्टार्ट किया था, तो ये लोग एक चरम पर था एक्ट पर। कोई ऐसी चीज जो पापा होते तो उनसे कहना चाहते? नहीं, मैं आज उनसे कहता कि पापा देखो, मैं गलत नहीं था, मैं कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा था आगे ना। और मैंने आपको, हाँ यार, मतलब होता है ऐसा। एक वेब सीरीज आई जिसको काफी लोगों ने प्यार करा, हर घर के टीवी में वो वेब सीरीज लगी। जी हाँ, मैं पंचायत वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ। और उसी पंचायत वेब सीरीज में एक बहुत बढ़िया रोल निभाया परमेश्वर जी का। आज हमारे साथ हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे दोस्तों ने जब मैंने बताया कि आप आ रहे हैं, उन्होंने भी मेरे से यही कहा कि भाई सबसे पहले श्रीकांत सर से एक सवाल पूछ लेना। और वो सवाल ये है, प्रधान जी को गोली किसने मारी है? नहीं, ये मतलब मैं इसको रिवील नहीं करना है। अरे सर, कुछ तो अरे हिंट दे नहीं, दीजिए। अरे भाई, लोगों का जो देखने का जो चार्म है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो रिवील कर दिया तो फिर मेरे ऊपर आ जाएगी बातचीत। तो गोली मारी, किसने मारी, किसने नहीं मारी, यही एक उसका लास्ट जो एंड में उन्होंने छोड़ा था, उसी से आगे आपको देखने को मिलेगा। शूट हो चुका है, सब चीज़ें तैयार हैं बिल्कुल, और आने वाली है, देख लीजिएगा। इलेक्शन कौन जीत रहा है सर फुलहरा में, ये भी पता चल जाएगा। अब सब कुछ आप मेरे से पूछ लो तो टीवीएफ वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पीछे लट लेके भागेंगे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। सर, हमें भी तो हेडलाइन निकालनी है कल के लिए। नहीं, हेडलाइन की जगह मेरा हेड फूट जाएगा तो इसीलिए एक काम। अच्छा, कुछ ऐसा इन सवालों को छोड़ के कुछ और करते हैं। अच्छा, कुछ यही बता दीजिए कि अगला सीजन हम कब देखेंगे हाँ, पंचायत? ये नहीं, इसको भी नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ये अमेज़ॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उसको रिलीज करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से शायद जून के बाद हम लोग फिर से वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये पंचायत जो आई थी वो टीवीएफ से थी। टीवीएफ से कैसे जुड़े? टीवीएफ से मेरा जुड़ाव हुआ 2015-16 के बीच में। अच्छा। उस टाइम पर इन लोगों ने एक वेब सीरीज़, सबसे पहले शायद इन्हीं की वेब सीरीज़ आने वाली थी। पहले क्या होता था कि टीवीएफ, यूट्यूब पर इनका एक चैनल था, टीवीएफ द वायरल फीवर। तो उसके लिए वो लोग छोटी छोटी स्किट्स वगैरह बनाते थे और बहुत ही वायरल हुई उनकी स्किट्स। कॉलेज के जो जितने बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, या जो नई पीढ़ी जो हमारी है, वो सब लोग उसको बहुत पसंद किया करते थे। तो इन्होंने वो छोटी छोटी स्किट्स, छोटी छोटी चीज़ें करते करते बाद में एक मुझे सुनने में आया था कि ये लोग एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जिसका जो शूट ही उसका 60 दिन का था, बनारस में करने वाले थे, जिसका नाम था गोरखपुर। और उसमें अपना जीतू और मैं, हम दोनों उसमें लीड कर रहे थे। उस टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम मतलब किसी वेब सीरीज़ के बारे में सुना था, नहीं तो मैं तो फिल्म से ही किया करता था। तो वेब सीरीज़, उससे पहले ये सेक्रेट गेम्स भी आ चुके थे, लेकिन शायद सबसे पहले यही आने वाली थी, गोरखपुर, जो रुक गई, जो शूट नहीं हो पाई, जिसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो मेरा जुड़ाव टीवीएफ से वहाँ से हुआ था। गोरखपुर रुक गई थी, वो नहीं कर पाए हम लोग शूट उसे। और इसके बाद 2018-17 में मेरे पास फिर से इन लोगों ने कहा कि श्रीकांत जी, हम एक वेब सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वेब सीरीज़ ही बना रहे थे। इन्होंने बनाई गुल्लक के लिए मुझे कहा, तो गुल्लक नहीं हो पाई। उसके बाद पंचायत आई। पंचायत के टाइम मेरे पास मिर्ज़ापुर आ चुकी थी, ब्रीथ इनटू द शैडो आ चुकी थी, राम प्रसाद की 13वीं, ये सब सारी इकट्ठी मैं शूट कर रहा था। तो उसी बीच में ये लोग पंचायत के लिए इन्होंने कहा मुझे। तो दीपक थे और चंदन जो राइटर हैं इसके, वो थे। वो सब लोगों ने कहा अब कि श्रीकांत जी, अभी तक हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पनौती हम ख़त्म करते हैं
क्योंकि हम TVF वाले और मैं मतलब हम मिल ही नहीं पा रहे थे, कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि सर ये पंचायत तो आप कीजिए प्लीज़। मेरा यार मतलब यूट्यूब चैनल पे आएगा और गांव देहात की कहानी है, आजकल वो मिर्ज़ापुर टाइप का बहुत चल रहा था सब चीज़ें। अरे ये सब के बीच में ये कहाँ जाएगा, ये तो खो जाएगा, कौन देखेगा इसे। नहीं यार, कहते नहीं प्लीज़ आप कर लीजिए। मैंने कहा बहुत सारे काम एक साथ मैं कैसे कर पाऊँगा। तो नहीं हम देख लेंगे, करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बाद में हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सीरीज़ के रूप में सर बहुत प्यार मिला है उसको। हाँ मतलब सामने आएगी। पंचायत को आज हर कोई जानता है, आप कहीं भी जाएं। यहाँ तक कि मैं अभी स्कॉटलैंड में था, तो स्कॉटलैंड में वहाँ पर मुझे लोग पंचायत सीरीज़ से ही जान रहे थे। लंदन में, कहीं भी, मैनचेस्टर गया मैं, बहुत जगह गया, तो वहाँ हर जगह पंचायत बहुत दूर तक रीच है उसकी। तो TVF के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बाद में वो गोरखपुर जो थी ना, वो आई। अच्छा, वो कालकूट के नाम से आई। अच्छा कालकोट। कालकूट TVF जो का वर्क कल्चर कैसा है? क्या चीज़? TVF का वर्क कल्चर कैसा है? वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही एक डिसिप्लिन के साथ है। जब मिलते हैं तो क्या मतलब जैसे उनके जो हम लोग देखते हैं कलाकार हैं सर, जैसे आप हैं या बहुत सारे हैं, श्रीकांत हैं, आप लोग हैं, जब मिलते हैं तो कैसे मतलब मुलाकात कैसे होती है? एक होती होगी ना जॉली वाली, क्योंकि उन लोगों को सब जॉली नेचर अगर कैरी नहीं करेंगे तो फिर वो आगे टीवी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? नहीं वैसे भी सब लोग बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब मिलते हैं। हम लोग, मैं तो ज़्यादातर शूट पर ही मिल पाता हूँ, वैसे तो मैं नहीं जा पाता वहाँ पे। तो शूट पर हम लोग बहुत एक परिवार की तरह सब लोग मिलते हैं, क्योंकि पंचायत का शूट हर साल होता है, तो हर एक साल बाद मिलना हो पाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत खुश मिजाज और बहुत ही बढ़िया। मतलब मिलने का तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नए लोगों के साथ या किसी अलग, जैसे और जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो नए होते हैं उसकी तरह नहीं। वहाँ तो वैसे भी अपने एक घर सा हो गया है वो। अच्छा, अभी तक का आपका बेस्ट वर्क क्या है आपके अकॉर्डिंग? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर किसी पिता के 6 बच्चे हैं तो ये नहीं कहेगा कि इनमें से एक बच्चा मेरा एक तो प्यारा है। सर जब हम लोग भी इंटरव्यू हाँ, करते हैं होता है कि एक आध जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपको प्यार होता है। मुझे ब्रीथ इनटू द शैडो में जो कैरेक्टर था मेरा, वो मुझे बहुत प्यारा था, वो लगा, और उसे करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। एक इनोसेंट वो जो पुलिस वाला था, वो हरियाणवी, वो एक अच्छी केमिस्ट्री थी मेरी और ऋषिकेश जो जोशी हैं उनके बीच में, और अमित साथ हम लोगों ने अभिषेक बच्चन उनके साथ भी, मतलब हम चारों का एक। उस वेब सीरीज के बाद से अभिषेक बच्चन ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि हाँ। अरे रे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं ये कहूँगा कि अभिषेक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कलाकार हैं। अमित साध, अमित साथ वो तो सुपर। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि अच्छे टैलेंट, शायद इसको किस्मत कहूँगा मैं, कि वो टाइमिंग नहीं मिल पाती, अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते, जब मिलते भी हैं तो कुछ होता है। शायद किस्मत को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा कि कुछ किस्मत भी होती है कि आप टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि वो नहीं ग्रो कर पाती वो चीज़ें। क्योंकि अमित साथ बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको अभी बहुत ऊंचाइयों पर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जितने भी लोग हैं जो उनके फ़ैन हैं वो पसंद करते हैं उनको। लॉयल फैन बेस है। और अभिषेक बच्चन का तो मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत ही मतलब लोगों ने अच्छी तरह से देखा नहीं अभी तक, उनको मौका नहीं दिया गया। मौका मिलना शुरू हुआ है। 10वीं में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 10वीं, हाँ 10वीं में बहुत बेहतरीन काम किया है, और क्योंकि वो एक कलाकार फैमिली से हैं, एक उनके तो साहित्यिक फैमिली हैं उनकी, बहुत ही पढ़े लिखे उनके फादर भी हैं, वो भी हैं, उनके दादाजी भी कवि थे, तो वो समझते हैं हर चीज़ को। मैंने जब उनके साथ काम किया तो मुझे लगा कि इनको तो अभी तक तो कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो मौके नहीं मिल पाए। बाकी अब अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक लाइटर क्वेश्चन,
आपके स्क्रीन वाले जो दामाद जी हैं हाँ, उनसे मुलाकात होती है? अरे दामाद तो अभी मिले अरे यार, मैं एक चीज़ मैं कहूँ ना, मतलब कैरेक्टर की बात क्या कर रहा हूँ मैं, आसिफ को नहीं कह रहा हूँ। वो जो कैरेक्टर है वो इस टाइप का कैरेक्टर कि इससे अच्छा बेटी ना हो जिससे ऐसे दामाद से पाला ना पड़े। मतलब दामाद वो ऐसा कि उसने नाक में दम कर दिया था। जब पंचायत जब हम लोग कर रहे थे तो वो जो था कि मिठाइयों को लेकर या हाँ। इधर मैं हूँ, मैं वैसे सचिव को परेशान मैं कर रहा था, लेकिन वो मुझसे भी बढ़कर था। अभी आसिफ। आपका एक वीडियो भी आया है हाँ जो, हाँ हाँ, जिसमें फुलेरा वो हीटर, वर्सेस हाँ वेरी हाँ, पारिवारिक। तो हम लोगों ने उसको किया था, वो यही दामाद को लेकर था कि हीटर को लेकर के हीटर गोल को ऐसे घुमा। वो इस चीज़ को लेकर था कि जो दामाद होता है, फूफा भी कभी दामाद था पता नहीं ऐसे, फूफा भी कभी दामाद था। तो जो दामाद होता है वो बुढ़ापे में जाकर फूफा बनता है। तो जो फूफा और दामाद दोनों की जो चल रही थी जो टक्कर, उसको लेकर हम लोगों ने ये एक एपिसोड किया था उसमें, और बहुत ही बेहतरीन निकला, लोगों ने पसंद किया उसे। आसिफ से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैंने आप बताया ना गोरखपुर जो वेब सीरीज थी। रियल लाइफ में भी नेचर उनका ऐसे ही है? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, रियल लाइफ में नेचर उनका वैसे ही दामाद जी से मिलता जुलता है? नहीं वैसा नहीं। वो वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं आसिफ, और आसिफ से मेरी मुलाकात हुई थी तब वो इसमें कास्टिंग भी, कास्टिंग एजेंसी है, वहाँ पर वो कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में मुझे वहाँ पे मिले थे। तब आसिफ से मेरी पहली मुलाकात गोरखपुर के लिए ही हुई थी कि गोरखपुर के लिए वो लोग मुझे टेस्ट करना चाह रहे थे कि आप इस कैरेक्टर के लिए फ़िट है या नहीं। वो सब चीज़ें, हमारी ऑडिशन भी हुआ था उस टाइम पर, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। तब से हम लोग मिर्ज़ापुर में हमने काम किया, साथ में पंचायत में किया। तो अच्छा है, एक मतलब अच्छे एक्टर के साथ, अगर आपको एक्टर आपके बहुत अच्छे हैं, मस्ती में आप एक बेहतरीन काम निकल कर आता है। पंचायत की कास्ट में ऐसा कौन सा एक्टर है जो सबसे तगड़ा लगता है, जैसे बहुत तगड़े से दोस्ती हो गई है आपकी? वैसे तो सभी हैं, रघुवीर यादव जी तो मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब वो सिंगर मेरे भी बड़े बहुत भी बढ़िया हैं। है सर। अरे रे बेहतरीन, उनसे सीखने को मिलता है। मैं रघुवीर यादव जी से जब मिला था तो वैसे भी थिएटर से हैं वो, और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे इंसान है। और हम लोगों ने सुई धागा किया था, एक फिल्म थी सुई धागा, यशराज की, वरुण धवन और अनुष्का। काफ़ी पॉपुलर फिल्म है। हाँ, तो वहाँ हम लोगों ने साथ में काम किया था। शुरू में हमारी मुलाकात वहाँ हुई। पंचायत में हम लोगों ने काम किया, तो उनके साथ तो मेरा एक हमारा पारिवारिक एक बन चुका है। तो उनका बेटा है, वो भी अच्छा सिंगर है, वो भी सिंगर नहीं, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है और बहुत सारी चीज़ों में वो अव्वल है। और वो लड़का अभी छोटा है, लेकिन बड़े होकर मेरे ख्याल से पिताजी को भी पछाड़ देगा वो। लेकिन रघुवीर यादव जी के बारे में मैं ये बताऊंगा कि जब भी मैं जाता था पंचायत में, तो उनसे मेरा एक ऐसा रिश्ता बन गया था कि मैं छूटते ही उन्हीं के पास जाकर बैठना। वहीं रात को हम लोग एक ही होटल में ठहरे थे, रिसोर्ट में एक, तो वहाँ रात को आप बैठ जाते थे। रघुवीर जी अपनी बांसुरियाँ निकाल लेते थे। रघुवीर जी क्या करते हैं, बांसुरी ना खुद बनाते हैं। अच्छा। और पाइप पता है ना, पाइप जो स्ट्रॉ होता है, हाँ। वो स्ट्रॉ तक को बांसुरी में तब्दील कर देते हैं। उससे छोड़ो, मैं उनके बर्थडे पर अभी पिछले बार मैं वहीं था उनके घर, तो वहाँ उन्होंने लौकी, घिया होता है लौकी, उसको तब्दील कर दिया था एक इंस्ट्रूमेंट में। उन्होंने वो बजा के हमें दिखाया रात तो पंचायत वाले लौकी के अलावा और भी कुछ खाते हैं? लौकी खाते हैं, लौकी बजाते हैं तो अब तो लौकी उनका फेवरेट फूड क्या था पंचायत वालों का, जब आप लोग साथ में बैठते थे? तो जैसे कि अगर कहीं गए हैं होटल में, तो डाइनिंग टेबल पे सबसे पहले क्या आएगा? अभी तो पहचान बन गई है लौकी, हाँ। है ना, तो वो पंचायत की, वैसे ऐसा नहीं है कि लौकी खाते हैं वहाँ खाने को तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन लौकी बट सर एक फेवरेट फूड तो होगा ना, मतलब जब आप लोग जाते होंगे होटल में, तो सबसे पहले क्या ही ऑर्डर कराया जाता है टेबल पे, जो सबसे पहले सब लोगों को? कहाँ पे? कभी भी अगर आप पूरी टीम डाइन करने जा रही है किसी होटल में? अरे ये तो मतलब कुछ भी, कोई भी एक, जैसे सादे खाते हैं सब लोग, जैसा खाते हैं दाल रोटी, वही चीज़ जो होती है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ मंगा के आप खा रहे हैं।
वो खाने का तो ये होता है कि अपने आप को जैसा आपका शरीर। ट्रैवल कहाँ कहाँ कर लिया सर इसके लिए, पंचायत वेब सीरीज के लिए? पंचायत के लिए हम लोग भोपाल जाते थे। भोपाल में? अच्छा, भोपाल के पास एक जगह है सीहोर, सीहोर, हाँ। तो सीहोर में ये शूट चल रहा था और वहीं पर ही हम लोगों ने उस पूरे गांव को ही कैप्चर कर लिया था। गांव वाले भी मस्त होंगे। शुरू में तो लोगों को लगता था यार ये क्या है, मतलब क्या शूट। अब तो ये इतने हैबिचुअल हो गए हैं, स्पॉट बन इतना, गया होगा। अरे वो लोग तो खुद बताते हैं अब हाँ ये गलत कर रहा है गांव वाले बता रहे हाँ हैं। ये गलत कर रहा है ये मतलब ये सही नहीं, इस टाइप से बातें होती हैं और वो लोगों के लिए अब आम हो गया। अब तो उनको ये लगता है कि जिस दिन शूट नहीं होता होगा ना तब उनको अजीब सा लगता होगा। तो अब तो वहाँ गांव वाले मतलब ट्रेंड हो चुके हैं पूरी तरह से। अच्छा सर, ये जो चीज़ है, ये एक पर्दे की दुनिया जो है हम लोगों को देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है। क्या ओटीटी के आने के बाद से हकीकत सही में ऐसी है कि उसका जो इतना आदमी इन्वेस्ट करके जा रहा है, क्या उसको उतना रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे? क्या हर कोई जाकर के वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है ओटीटी में? देखो ओटीटी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभिनय कला आप चाहे थिएटर में करें या फिल्मों के लिए करें या टीवी के लिए, सीरियल्स के लिए करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो पहले हुआ करते थे, थिएटर, टीवी और सिनेमा। इसी के बीच एक जब इंटरनेट की जब क्रांति आई, जब एक नया एक दौर चला, तो उस दौर ने एक नई चीज़ पैदा की, ओटीटी। तो ओटीटी जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जो जब से स्मार्टफोन्स आपके हाथ में आने शुरू हुए तो ओटीटी का चलन ज़्यादा हो गया। लोगों ने इस पे अपने कंटेंट्स डालने शुरू किए, यूट्यूब पर अपने चैनल्स बनाया करते थे लोग। तो वो सब चलते बड़े प्लेटफॉर्म्स बन के तैयार हुए, जैसे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस समय अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब चीज़ें थी। तो ये चल रहे थे बहुत पहले से बाहर, और हमारी इंडिया में जब ये आए तो उसमें क्या हुआ कि पहले लोगों को नहीं पता था इतना, दर्शकों को यहाँ पे तो इतना उसका चलन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा लोग इससे जुड़ गए ओटीटी से। तो आपने जो क्वेश्चन किया है कि ओटीटी से जुड़ने के बाद कलाकारों के मतलब कमाई में, काम में, ये सब चीज़ों में कितना इजाफा हुआ या कितना बढ़ा काम बढ़ा, उस समय बढ़ा। नए नए कंटेंट्स लोगों ने उनके ऊपर वेब सीरीज़ बनानी शुरू की। वेब सीरीज़ यानी कि आप ये मान के चलिए कि 10 एपिसोड हैं, तो 10 एपिसोड अगर आधे पौने घंटे का भी है, पौने घंटे का, तो ये मान के चलिए कि 3-4 फिल्म्स हैं वो, 10-12 एपिसोड्स। तो 3-4 फिल्म्स का मतलब ये हुआ कि आप एक लंबा टाइम शूट होगा, क्योंकि वही एक्टिंग या सब चीज़ें तो वही है ना, एक्टर्स भी वही हैं, वो फिल्म की तरह ही शूट होता है। लेकिन क्या है कि वो आप 1.5-2 घंटे में ना कहकर वो आप विस्तृत करके उसे कहते हैं, संक्षिप्त में नहीं कहते। तो वो विस्तृत हो गया, उसका विस्तार हो गया। तो उसमें अब एक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, समय भी ज़्यादा लग रहा है। पहले एक फ़िल्म 40-45 दिन में हो जाती थी, 30 दिन में हो जाती थी, अब ये 60-60 दिन, 100-100 दिन लग रहा है। तो क्या एक्टर के लिए पैसा भी इसमें बढ़ा, क्योंकि एक एक्टर को अगर उन्होंने लिया तो 30 दिन 40 दिन वो काम कर रहा है, तो उसका मतलब उसका पैसा बन रहा है उसका। और एक्टर की भी ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, जब वो इतना बड़ा कंटेंट लेकर आएंगे तो उसमें एक्टर्स भी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो एक्टर्स फिल्मों में नहीं आ पाते थे या जो उनको नहीं मिल पा रहा था कुछ प्लेटफॉर्म बहुत सालों से, तो उनके लिए एक अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला ओटीटी के रूप में। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों को पैसे का भी फ़ायदा हुआ इसका भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कुछ है, तब आपको हर तरफ से पूछा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। ये इंडस्ट्री ज़रूरत के हिसाब से चलती है कि आपकी अगर ज़रूरत है तो आपको पैसा भी दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा। इसीलिए हमें अपने काम पे पहले ध्यान देना चाहिए, अपने आप को उतना बनाना चाहिए कि लोग हमें खुद बुलाएं। लोग अपने घर की सारी चीज़ें बेच बाच करके मुंबई चले जाते हैं एक्टर बनने के लिए। वो गलत है, वो गलत है। देखो क्या है कि मैं नई पीढ़ी को यही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा ना करें।
किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं या किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में जान लीजिए अच्छी तरह से। बिना जाने बिना पहचाने आप अगर कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो उसमें सफल नहीं हो सकते, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि अगर आप अपने काम को लेकर आप उसके बारे में पहले जान लीजिए, उस फील्ड के बारे में जान लीजिए, तब आप उसमें कदम आप रखिए। उसके एक प्रॉपर तरीके से इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ आप जाइए। तो ये नहीं कि आप घर का सामान वगैरह बेच के, गहने वगैरह बेच के वहाँ पहुँच गए, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय अपवाद का शिकार हुए हैं, उन्हें डिप्रेशन में हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा ज़्यादा हुई है, अपेक्षाएं, मतलब हम एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हो गई है जो हमें नहीं मिल पा रही। पहले अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, कि मैं किसी फील्ड में अगर आया हूँ तो उसके लायक हूँ या नहीं, क्योंकि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को यानी उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो प्रसिद्धि आपको आराम से मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ, आप अपने काम को सिद्ध कर लीजिए तो प्रसिद्ध तो आप हो ही जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने काम में सिद्धि प्राप्त करो, प्रसिद्धि तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। अच्छा सर, एक और सवाल ये था कि आप रिजेक्शन कैसे फेस कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं बात ये बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है कि वो रिजेक्ट होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो बताते हैं, जब जो फेमस हो जाते हैं बताते हैं कि हमने इतने रिजेक्ट हो गए थे, हमने इस मूवी को बहुत बड़ा मान रहे थे कि ये बहुत सुपरहिट चली जाएगी, बट वो फ्लॉप हो गई। तो रिजेक्शन जो वर्ड है यूथ के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो कैसे, क्यों डिमोटिवेट ना हो और वो क्या कर सकते हैं आगे? नहीं, रिजेक्शन तो देखो एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। हमें हमेशा ये सोचकर चलना चाहिए कि कोई भी रिजेक्शन वो किसी बड़े काम के लिए ही, किसी हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये छोटा था तो कोई बड़ा आप कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप रिजेक्ट हुए। मेरे साथ हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं जब थिएटर किया करता था तो थिएटर के टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि सर्वाइव कैसे मैं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं कुछ स्कूल्स में गया था। मैंने स्कूल्स में मुझे एक थिएटर क्लासेस के लिए, तो वहाँ क्या था कि हाँ यार, ये एक एक्स्ट्रा पैसा ये आ रहा है। धीरे धीरे मुझे उन लोगों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये जितने स्कूल्स हैं इन सभी स्कूल्स में आप हेड हो जाइए और अपने हिसाब से नियुक्तियाँ कीजिए जो थिएटर टीचर्स की। मैंने उस टाइम पर सोचा कि नहीं यार, मैं तो कुछ और करने आया था, मुझे यहाँ नहीं कुछ वो करना। तो मेरा उस टाइम पर क्या हुआ कि मैं लेट पहुँचता था। श्री राम सेंटर में भी, रेपेटरी में भी था मैं, तो मैं इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, तो मैं वहाँ भी टाइम पर नहीं पहुँच पाता था तो और यहाँ भी नहीं। तो उन लोगों ने क्या होता था कि बीच का बन के रह जाता था। हाँ, मैं सुबह सुबह भाग कर वहाँ गया, वहाँ जाकर मैंने एक लेट हो गया तो आधा घंटे 1 घंटे की क्लास हुआ करती थी तो आधा घंटा मिलता था, वो लोग परेशान थे। फिर मैं इधर आता था तो वो लोग परेशान थे, वहाँ लेट हो जाता था, इधर का पैसा उधर कट जाता था, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं श्रीकांत जी, आप मतलब आप नहीं कर पा रहे। मैंने ये क्या हुआ, ये मेरे हाथ से कुछ छूट गया, मैंने कुछ और होने वाला है शायद। तो मैं अगर उस टाइम पर वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते, मैं स्कूल में ही कहीं टीचर होता और आज मैं मतलब आपको नहीं दिखता। थिएटर कितना ज़रूरी है और क्या थिएटर के ही ज़रिए एक्टिंग करी जा सकती है फिल्मों में और OTTs पे? देखो थिएटर को ज़रिया मान के कि हमें फिल्मों में काम करना है, ऐसे कभी मत सोचिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि मुझे थिएटर को सीढ़ी बनाकर मैं आगे बढ़ूं, तो वो गलत है। थिएटर बेसिक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। थिएटर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो थिएटर तो मैं कहूँगा कि थिएटर करना चाहिए। एक थिएटर आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर, जैसे आपने नाटक देखे होंगे तो नाटक में कोई ब्रेक नहीं होता, वहाँ कोई कट नहीं होता,
वहाँ कोई रीटेक नहीं होते, वहाँ सीधे आपने एक बार चले हैं तो ज़िंदगी की तरह वो चलता है पूरा एंड तक। तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप 2 घंटे लगातार स्टेज पर लोगों को बांधे रखें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो थिएटर करना, तो भले ही आप एक्टर ना बने, मैं लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड, उसके लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। हर किसी को थिएटर की क्लासेस करनी चाहिए, वर्कशॉप्स करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो वहाँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आप लोगों से बात करने का सलीका आता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा ये होता है कि आप 100 लोग 200 लोगों के सामने किस तरीके से बात कर पाते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट करना आपको आता है। तो इसीलिए थिएटर को मैं ये मानूंगा कि थिएटर हमारे सिर्फ यही नहीं कि आप फिल्मों में जाएं या वेब सीरीज़ में जाएं, उसके लिए इसको सीढ़ी बना कर आप चलें। आपका एक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है तो प्रॉपर आपको हर तरीके से हर विधा को समझना होगा। थिएटर क्या है और कैमरा एक्टिंग क्या है, इन सब कुछ समझना होगा आपको। उसके लिए आपको टाइम लगेगा। टाइम ऐसा नहीं है कि आप आज आए और कल आपको बुला लिया गया, आइए आप प्लीज़ इस फिल्म में आप लीड कर रहे हैं, आप हीरो हैं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे की जर्नी बहुत लंबी होती है। मुझे खुद 30-35 साल के करीब हो चुके हैं, तो उसको कोई नहीं देखता और उनको लगता है कि हाँ ये अभी आए और अभी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप थिएटर कीजिए, थिएटर करते करते अपना एनालिसिस कीजिए, अपने आप को समझिए कि मैं किस लायक हूँ, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ उसको सीढ़ी बना के सिनेमा में जाने के लिए मत सोचिए ऐसा। एक किस्सा और है। क्या? पापा ने घर से निकाल दिया। अरे यार वो तो मतलब क्या होता है ना, माँ बाप सबके बहुत अच्छे होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा काम करें। अच्छा काम मतलब इसको अच्छा नहीं मानते थे ना हाँ, एक टाइम पे हाँ इसको अच्छा नहीं मानते लोग, जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग रहे हैं वो सब इसको अच्छा नहीं मानते थे। इसको नाचने गाने वालों का काम मानते थे, भांडगिरी, मतलब ऐसे ऐसे शब्द दिए गए थे, नौटंकी, भांडगिरी। और एक चीज़ और थी, मुझे कहा जाता था मेरे पापा बोलते थे कि यार तुम क्या, पहले हीरो कहते थे, हीरो है ना, कि कोई भी जा रहा तो हीरो बनने जा रहा है। कैरेक्टर आर्टिस्ट का कुछ नहीं था उस समय। कैरेक्टर आर्टिस्ट कोई नहीं जानता था कि कुछ ये भी होते हैं। आते थे फिल्मों में जो होते थे वो, हाँ, बट पॉपुलर नहीं था, पॉपुलर नहीं थे, मतलब आप जानते थे उन्हें, बहुतों को तो नाम भी नहीं आपको याद होंगे, लेकिन हीरो का नाम याद था। तो पापा बोलते थे हीरो बनेगा, अबे आंखों पे तुम्हारे चश्मा लगा है, कद तुम्हारा है नहीं और तुम हीरो बनोगे। हीरो अलग ही होते हैं, छोड़ो काम करो और जान दो, ये नाचने गाने में मत पड़ो, चलो। अब मैं नहीं मानता था, मन में वही था कि नहीं करना है। पता नहीं क्या इस चीज़ के पीछे मैं ऐसा पागल हुआ कि मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी। गलत बात है, बच्चों को माननी चाहिए अपने माँ बाप की बातों को। हाँ, चेतावनी। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में कुछ है तो माँ बाप से बैठ के बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि मैं कर सकता हूँ। पहले अपने आप को जान ले, फिर उसके बाद। तो मैंने अपने आप को जाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पापा को समझाना चाहा पर वो नहीं समझ पाए। वो उनको बस यही था कि नहीं आप बिजनेस संभालिए अपना। तो एक दिन ऐसा आया कि हमें घर से निकाल दिया गया, कह दिया गया कि बेटा जाओ अपना बोरिया बिस्तर लो जाओ। वो गुस्से में कहा था। मैं सुलह हुई था। 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया था मेरी फैक्ट्री थी, हाँ, तो मेरे एक वर्कर था, मैं उसके यहाँ चला गया था, बिहार से था वो। मैं उसके यहाँ रहा, पापा ने ढूंढा, फिर मुझे बाद में फिर बुला लिया था, लेकिन फिर भी बहुत गुस्सा थे। उनका मन नहीं था, लेकिन आज होते तो उनको अच्छा लगता शायद। बट सुलह नहीं है, वो नहीं देख पाई कि हाँ मतलब फ्रंट सीट पे बैठ करके शायद ताली नहीं बजी है। नहीं, मैं चाह रहा था पापा को, मतलब वो अगर पापा होते ना तो मैं जब अभी फिल्म फेयर अवार्ड में मुझे नॉमिनेट हुआ था, मैं तो मुझे बुलाया गया था मुंबई, तो पापा को लेके जाता हूँ। अब पापा होते तो, वैसे तो मैं गया नहीं था, रेड कारपेट में मुझे बुलाया गया था वहाँ, लेकिन पापा होते तो मैं जाता।
उनको लेकर जाया जाता है। पापा लोगों से हग नहीं हो पाती है एक अच्छे हाँ, नहीं वो तो है। थोड़ा पापा, माँ और बाप तो देखो इस धरती पे ये दो ही हैं जो इस समय साक्षात भगवान का रूप है। ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में आपके लिए सोच पाए। तो इसलिए माँ बाप तो कोई ऐसी चीज़ जो पापा होते तो उनसे कहना चाहते? नहीं, मैं आज उनसे कहता कि पापा देखो मैं मतलब गलत नहीं था, मैं कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा था आगे नम और मैंने आपको, हाँ यार मतलब होता है ऐसा। उनसे बस यही कहता कि पापा मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा सोचना ये था कि मैं कला से जुड़ा हुआ था, शायद बचपन से ही मुझ में थी वो चीज़ें, मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। मैं नहीं रह सकता तो आज भी नहीं मैं रह सकता। मैं बिना एक्टिंग किए, बिना मतलब कला से जुड़ाव जो है ना वो अचानक नहीं आया, अचानक नहीं हुआ कि मैं मतलब क्रेज़ी होके आया हूँ, वो बचपन से था। तो मैं उस चीज़ को छिपा नहीं पा रहा था, उसको दबा नहीं पा रहा था। अगर मैं दबा लेता तो शायद आज मैं नहीं होता ये यहाँ, और मैं शायद अब मतलब घुट-घुट कर जीना जो कहते हैं ना डिप्रेशन में, तो शायद मैं कहीं किसी कोने में अनजान कहीं पड़ा होता। हाँ, ये चीज़ मम्मी समझती थी मेरी, मम्मी कहती थी, लेकिन मम्मी पापा के डर से चुप रहती थी। मम्मी भी होती हैं आज, तो मतलब जब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको जब प्राप्त होती हैं तो जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं तब वो नहीं होते, तो मन की कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। कोई नहीं, जहाँ भी होंगे उस समय आशीर्वाद ही है उनका। सपने जो तुम चाहोगे वो सब पूरे होंगे, पर शायद फ्रंट सीट पे तुम्हारे अपने नहीं होंगे। हाँ, ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता कि आपके साथ आपका सोचा हुआ हो पूरा। अच्छा चलिए मूड चेंज करते हैं। दोस्त लोग, हाँ, कोई तो सर ऐसे दोस्त होंगे आपके जो शायद आज बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन कौन नाम अगर आप बता पाए? थिएटर में, हाँ थिएटर में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। जब मैं दिल्ली थिएटर में अपने एक्ट 1 में, तो ज़्यादातर लोग इस समय आप आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, अपने मनोज वाजपेयी जी, गजराज राव, ये सब लोग, एक टाइम था जब थिएटर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये लोग एक चरम पर था एक्ट 1। अब इनसे मिलते हैं सर? हाँ, गजराज राव वो तो काफी उनके साथ एक्टिव है तो, सोशल मीडिया हाँ पे। अभी हमने एक फिल्म की है जॉली LLB 3, हाँ। उसमें वो और मैं साथ में ही हैं। अच्छा, हम दोनों कब देख रहे हैं हम तो फिर उसे थिएटर में? वो जल्दी ही आएगी। अरे सर कुछ भी तो ब्रेकिंग नहीं मिली हाँ आज। नहीं मतलब ये अब देखो वो क्या है ना कि रिलीज कब होगी, हाँ। ये तो समय देखकर ही होता है। बाकी उस टाइम के लोग, मनोज वाजपेयी थे कोई अपने किस्सा ऐसा जो याद आता हो मस्ती का? ये एक बाइक पे 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं मंडी हाउस में। दोस्तों के साथ तो यही मजा आता है सर। हाँ नहीं बहुत। अरे हाँ, एक बार क्या था, थिएटर तो मुफलिसी वाला होता है ना, हाँ उसमें क्या होता है कि मज़ा बहुत होता है, आनंद बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। तो क्या होता है कि मैं श्री राम सेंटर में था उस समय, रेपेटरी में था, नाटक कर रहे थे हम लोग। तो नाटक के बाद मैं और मेरे एक दोस्त भूपेश जोशी नाम है उनका, हम दोनों नाटक के तुरंत बाद जैसे ही बाहर निकले, बाहर बारिश होने लगी बहुत तेज। हम अब घर भी पहुंचना था, तो नहीं बारिश तब नहीं हुई थी, हाँ बारिश हम लोग निकल पड़े थे। तो हमने कहा यार भूपेश थोड़ा सा पैदल चलते हैं, कुछ पैसे बचेंगे, आगे से टिकट कम पैसों की लगती है ITO से, तो मैंने वहाँ से पकड़ते हैं। तो हम लोग पैदल जा रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। अब हम भीग रहे हैं, भीगते भीगते अचानक हमने देखा एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से एक व्यक्ति ने से निकाला, आए कैसे हैं? मैंने बहुत बढ़िया, आप लोग अभी नाटक कर रहे थे ना? मैंने हाँ जी, हाँ मैं देखा मैंने बहुत अच्छा किया आपने। मैंने भूपेश को कहा, मैंने भूपेश सवारी मिल गई, हम लोग वहाँ तक अब चले जाएंगे, तो बारिश से हम लोग बचेंगे। मुझे लग रहा था कि ये शायद कहे कि आइए बैठिए, अंदर आ जाइए। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मैंने जी थैंक यू, बहुत मतलब मज़ा आ गया। मैंने जी, मैंने अब कहे आप बोले। अचानक कहता देखा, अपनी वाइफ को बोलता देखा आर्टिस्ट लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश।
मैंने देखा एंजॉय कर रहे हैं, और ये क्या कि एंजॉय कीजिए सर, चला गया। हम दोनों एक दूसरे को शक्ल देख रहे हैं, एंजॉय, भाई मजबूरी है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम अब देख रहे हैं हम लोग, फिर हंसे और चल दिया, हमने छोड़ो यार। मतलब ये उस टाइम का एक वाकया था कि मज़ा बहुत था, आनंद था जीवन का, ज़िंदगी का। पैसा नहीं था, लेकिन पैसा, तब मैंने जाना कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आपके अंदर की जो खुशी होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। उस समय जो हम भीग रहे थे और जो हंसी जो हमारी थी, हम हंसे अपने ऊपर भी और उस बात पर भी कि देखो यार ये क्या सोच है, और हम लोग भी तो इंसान हैं भाई, भीग रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं उसको। तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती हैं। थिएटर में हम लोग बाहर जाया करते थे, तो उस टाइम पर इतना फेम नहीं था कि आपको हर कोई जाने पहचाने। तो उस टाइम, लेकिन थिएटर में जब आप करते हैं और करने के बाद नाटक के बाद आपको रिस्पांस तुरंत मिलता है, वो एक अलग ही आनंद हुआ करता था। थिएटर की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अभी, हाँ, हम जब रेपेटरी में थे, हम लोग जो नए लोग आते थे तो उनकी रैगिंग किया करते थे। श्री राम सेंटर में जो लोग जाते होंगे, उनको जो लोग उससे हाँ, तो वहाँ पर एक चबूतरा सा है, हाँ, कॉर्नर पे, हाँ, उस पर हमने चादर लगाई और वहाँ ऊपर कुछ फूल मालाएं डाल दी, और दाने नहीं होते वो इलायची दाने, वो रख दिए। और जब भी कोई नए जैसे लोग आए तो हम वैसे बैठ गए, तो वहाँ कव्वाली शुरू कर दी थी हमने। तो पूछते थे, हाँ, वो पूछते थे ये क्या है, कहते थे ये एक एक्टर हुआ करते थे जो नाटक करते करते उनका देहांत हो गया था, तो उनकी मज़ार है। यहाँ आप अगर उर्स होता है इनका, और इस टाइम पर आप यहाँ बैठोगे, अपनी मन्नत मांगोगे तो पूरी होती है, एक्टिंग से रिलेटेड। तो सब लोग आके 2-3 तो बाहर से वो इलायची दाना लाके, उन्होंने फूल माला लाके, वो अगले हफ्ते वो लेकर वहाँ पे रखा और बैठ गए थे ऐसे करके, अगरबत्ती जली हुई थी उसके आगे। वो मस्ती क्या करते थे हम लोग उस टाइम पे। तो बाद में जब बताया तो वो लोग, अरे सर आप मतलब ऐसे आप लोग, हमने तो 2-3 दिन पूजा की है वहाँ पर। तो वो थिएटर के टाइम पे बहुत मज़ा आता था। अब तो नहीं, अब तो अपना काम करते हैं, शूट होता है, खत्म। सर आपने बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपसे जुड़े। आपका सेशन मज़ेदार था, मज़ा आया वाकई में। लगता है कि कुछ और इंसाइट मिल जाती, बट ठीक है। हाँ, लेकिन समय नहीं है। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।